ओके, तो इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार और बुक से। कहता है व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, बट मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास को आप कांस्टेंट रहने दीजिए, आप उसे छोड़िए, आप ये पढ़िए डेंसिटी इंक्रीज होता है। मैंने कहा ना, देखिए प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। लिख सकते हैं आप P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि डेंसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है वॉल्यूम के, आप वहां लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, सर्किल कर सकते हैं आप इसको, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा उससे डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ा पास ले आता हूँ कैमरे के, कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, जो ये P अपॉन रो यानी प्रेशर अपॉन डेंसिटी की जो रेशो है वो कांस्टेंट रह जाएगी। कांस्टेंट इन द सेंस, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जैसे अभी ये मैंने फॉर एग्जांपल लिए 1:2 और 1:2 लिया था, कि ये 1:2 ही रह जाएगी। अब इससे क्या है, आगे कहता है फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल वो समझाने की कोशिश करेगा, मैंने न्यूमेरिकली समझाया, वो सिर्फ एक वेरिएबल लेके समझाया। फॉर एग्जाम्पल इफ प्रेशर P ऑफ अ गैस इज डबल्ड, कि अगर हम प्रेशर को डबल कर दें तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली चलते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो कहता है कि अगर आप किसी गैस का जो प्रेशर P है उसको डबल करते हैं तो उसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, आधा रह जाएगा। और वॉल्यूम हाफ होगा तो डेंसिटी डबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने मास को तो रखा है कांस्टेंट, और डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्स रिलेटेड होते हैं, तो जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी डेंसिटी बढ़ेगी। तो देखिए प्रेशर भी डबल बढ़ा, इंक्रीज हुआ, और डेंसिटी भी डबल इंक्रीज हुई, दोनों ही डबल हो गए। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, भाई 18 2 36 किए थे मैंने, और 36 2 भी 72 किए थे, तो डबल करे थे, दोनों को दिखाया डबल, और फिर दिखाया कि आपको रेशियो कांस्टेंट हो गई। इस वजह से प्रेशर अगर इंक्रीज हो या डिक्रीज भी होता है तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस पर फर्क नहीं डाल पाता। क्यों नहीं डाल पाता, क्योंकि प्रेशर जितना इंक्रीज होगा डेंसिटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी, और डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड इनवर्स चलते हैं, ये बताइए आप। ठीक है, इस वजह से। सेकंड पॉइंट है इसके बाद हमारा इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। भाई एम्पलीट्यूड का क्या फर्क पड़ता है। एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन द आइदर साइड। कि अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो वो स्पीड ऑफ साउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है इसमें, बस आपने ये पढ़ना है, द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता, ये तो सोर्स पर डिपेंड करती है कि सोर्स कितनी चल रही है। ठीक है, सोर्स से स्पीड कितनी चल के आई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी चेंज होती है तो स्पीड ऑफ साउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The speed of sound does not depend on wavelength or frequency of sound wave. तो आइए लिख लेते हैं एक बार, तीनों चीजों को कंबाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी स्पीड ऑफ साउंड गैस पर डिपेंड नहीं करती। फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। सबसे पहला क्या पढ़ा बच्चों, प्रेशर। कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर अपॉन डेंसिटी की रेशियो हमारी कांस्टेंट रहती है। पहला ये पढ़ा। दूसरा उसके बाद आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से इंक्रीज या डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तीसरा आप लिख सकते हैं वेवलेंथ लैम्डा या फ्रीक्वेंसी एफ, से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉपी के इस तरफ तो लिखें नॉट अफेक्टिंग वाले, और इस तरफ लिखें इफेक्ट करने वाले। देखिए ये हैं जो इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से हैं, डेंसिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन ऑफ विंड। चार, डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन ऑफ विंड। और इधर जो है दूसरे पेज पर जो है वो जो इफेक्ट नहीं डालते, कौन कौन से, प्रेशर इफेक्ट नहीं डालता, एम्पलीट्यूड नहीं डालता, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं डालते। याद रखेंगे। यस सर। ठीक,
अच्छा चलिए ये बताइए कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स, जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं किसी भी मीडियम में। कोई बता, अमर इलास्टिसिटी बता एंड सकते? डेंसिटी। हाँ चलो चलो चलो, इलास्टिसिटी और डेंसिटी, करेक्ट। फॉर्मूला एक याद रखेंगे ना आप, ये वाला, V इज इक्वल टू अंडर रूट E अपॉन रो, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, बस। V is directly proportional to square root of elasticity and V is inversely proportional to the square root of density। ठीक है बच्चों, बोलिए समझ आया? यस सर। यस सर। अब इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं, कंपैरिजन आ जाते हैं। कंपैरिजन वैसे हम बच्चों बहुत, मैं 2-3 पॉइंट इसमें बता चुका हूँ लाइट से रिलेटेड और जो है साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे बताया था कल कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है अप्रॉक्स, है ना, 330 मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको याद होगा हमने देखा था करोड़ में कितनी बैटरी थी, किसी को याद है हमने कितना देखा था बताइए? 30 करोड़। 30 करोड़। जी 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 जी। तो आप देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी लेस है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके कुछ कंपैरिजन, ठीक है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि जो साउंड है उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि मीडियम की रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है, मीडियम में इनर्शिया होनी चाहिए, है ना, फ्रिक्शनलेस भी और होना मीडियम चाहिए। फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। जी 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 जी। और जबकि अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ट्रेवल हो जाएगी आसानी से। ये मैंने एग्जांपल लिया था, हम कहते हैं कि जो सन की रेज है हमारे अर्थ पर 8 मिनट 32 सेकंड्स में आ जाती है, बताया था मैंने आपको। यस सर। और Yes, जबकि ऊपर अगर हम Yes. एटमॉस्फेयर में देखें तो एटमॉस्फेयर के बाद स्पेस में, आउटर स्पेस में वैक्यूम ही तो है, तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती। साउंड जहां पर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स में ट्रेवल करती हैं, हमने बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरह से ट्रेवल करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और सरफेस ऑफ लिक्विड्स पर और सॉलिड्स में ट्रांसफर वेव्स। इनसाइड द लिक्विड ट्रेवल नहीं करती उस तरह से, और इनसाइड द गैस ट्रेवल नहीं करती, आपने पढ़ाया था मैंने, याद है? यस ट्रांसफर सर। वेव्स। उसी के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों यहाँ पर दे रखे हैं, चाहे तो आप टिक कर सकते हैं या सिर्फ पढ़ भी सकते हैं, उसी से हम गिव रीजन बनाएंगे। There are following 4 points of distinction between propagation of sound and light waves। कि जो लाइट वेव है, वेव्स है या प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है, जैसे लाइट आगे बढ़ती है, साउंड प्रोपोगेट आगे बढ़ती है, उसमें 4 मेजर डिस्टिंक्शन है अलग अलग। पहला क्या है, लाइट वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसा मैंने बताया लाइट वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, बट साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। नंबर 2, द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है लाइट वेव की वो 3 इंटू 10⁸ है एयर में, ठीक है, विच इज अबाउट 1,000,000 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, जो कि 330 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम है। इसके बाद द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स डिक्रीज इन अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये आपने 8th में पढ़ा था बच्चों, अगर याद हो तो, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, याद है? रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा आपने। यस सर। तो लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता है, वाइल स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज मोर इन सॉलिड। जबकि सॉलिड्स में यानी डेंसर मीडियम में साउंड की स्पीड ज्यादा हो जाती है, सॉलिड्स में ज्यादा है, लिक्विड्स में कम है, गैसेस में कम है। ये हमने पढ़ा था 5100 मीटर पर सेकेंड सॉलिड्स में, लिक्विड्स में 1450 मीटर पर सेकेंड और गैसेस में 330 मीटर पर सेकेंड। ये कोई नई बात नहीं है, बता रहा है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। याद है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपको याद हो तो मैंने बैच में वर्ड इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मैंने आपसे कहा था कि जो वेव्स होती हैं जैसे एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ठीक है, रेडियो सर वेव्स हो गई, आपने लिया था कि माइक्रोवेव्स हो गई। स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ, रेडियो कम्युनिकेशन यूज करते हैं जी, रेडियो वेव्स, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी जो लाइट वेव्स होती हैं ये हम 10th में पढ़ाएंगे आपको।
वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारी रेज आती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत सारी। जबकि साउंड वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर में होती है। वैसे ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव्स इन एयर, एयर में जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है। मैंने आपसे बताया था मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, वो वही बात कह रहे हैं। तो एयर में जो लाइट वेव्स हैं उन्हें कहते हैं, तो वो ट्रांसफर वेव्स की फॉर्म में चलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और जो कि साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है। देखिए, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिफरेंस समझिएगा। अब कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे बस, और कुछ नहीं है। कि रीजन एग्जाम में आ जाए तो हमें किस तरह से लिखते हैं वो बताना है मुझे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लार्जर डिफरेंस इन स्पीड ऑफ साउंड एंड दैट ऑफ लाइट। हमने सबसे पहले ये बताया था आपको, मैंने बताया था कि हमें लाइटनिंग पहले दिख जाती है और थंडर की जो आवाज है, लाइटनिंग की जो आवाज आती है, थंडर जो आवाज साउंड होती है वो बाद में आती है। याद है आप लोगों को बताया था मैंने? Yes, sir. और मैंने ये कहा था, हाँ, और ऐसा इसलिए है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ लाइट है सॉरी, वो बहुत ज्यादा है किससे? स्पीड ऑफ साउंड से। ऐसा इसलिए होता है, तो अंडरलाइन करिए। हाँ, इन थंडर लाइट इज सीन मच अर्लियर देन द स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ से अंडरलाइन करिए। द रीजन इज दैट कि जो लाइटनिंग पहले दिख जाती है, थंडर बाद में, उसका रीजन अंडरलाइन करिए। द रीजन इज दैट लाइट टेक्स ऑलमोस्ट निग्लेजिबल टाइम। निग्लेजिबल की जगह नो टाइम भी आप लिख सकते हैं, अगर स्पेलिंग याद ना रहे तो आप एग्जाम में इसको नो टाइम भी लिख सकते हैं। The reason is that light takes almost no time in comparison to air, in comparison to sound in reaching us। कि जो लाइट है बहुत कम, ये समझिए ना के बराबर समय लेती है, किसके मुकाबले? साउंड के मुकाबले, हम तक पहुंचने के लिए, एक प्लेस से दूसरे, जहां थंडर हुई है वहां से। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, तो वो उसी डिस्टेंस को बहुत कम टाइम में ट्रेवल कर लेती है। वहीं साउंड की स्पीड कंपेयर टू लाइट कम है, इसलिए साउंड को ज्यादा टाइम लगता है उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। इसलिए हमें लाइटनिंग पहले दिख जाती है, थंडर की आवाज बाद में आती है। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। मेन जो हम आंसर चेक करेंगे बच्चों, यही चेक करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। यही आपको इसमें लिखना है, ठीक है? इसके दो और भी रीजन है, सेम रीजन है, बता देते हैं। कि जब कोई एथलेटिक इवेंट स्टार्ट होता है, कोई रेस स्टार्ट होती है, तो बुलेट फायर करने के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है। तो कहते हैं व्हेन द स्टार्टर्स इन एथलेटिक इवेंट फायर्स अ गन, कि जो स्टार्टर रेस स्टार्ट कराता है, गन को फायर करता है किसी एथलेटिक इवेंट में, एथलेटिक इवेंट मतलब रेस के किसी इवेंट में, तो जो स्पेक्टेटर सिटिंग है, जो लोग देख रहे हैं उस रेस को, स्पेक्टेटर का मतलब जो लोग देख रहे हैं, स्पेक्टेटर्स सिटिंग एट अ डिस्टेंस, जो काफी दूरी पर स्पेक्टेटर्स क्राउड बैठा रहता है, वो क्या देखते हैं? उन्हें sitting at a distance hears the sound of fire a little later while the smoke is instantly seen। वो कह रहे हैं कि जो गोली चलने की आवाज है उन्हें थोड़ा बाद में आती है, किसके मुकाबले? जो बुलेट निकलने के बाद जो धुआं निकल रहा है उसका, गन में से जो स्मोक निकल रही है वो दिख जाती है। स्मोक मतलब लाइट। कि गोली चलने की आवाज तो उन्हें बाद में आ रही है, अगर वो बुलेट की तरफ देखते हैं तो गोली चलने की आवाज उन्हें बाद में आ रही है, लेकिन उन्हें सामने से दिख रहा है कि हल्की लाइट निकली है, स्मोक दिख रही है जब बुलेट फायर हुई। उसका भी रीजन यही है, क्योंकि लाइट की स्पीड एयर में बहुत ज्यादा होती है, किसके मुकाबले? स्पीड ऑफ साउंड के मुकाबले। इसलिए पहले लाइटनिंग दिख जाती है, या पहले स्मोक दिख जाती है, फिर आवाज आती है। और तीसरा रीजन इसमें स्पेक्टेटर्स वाला है, जो क्रिकेट देखने, वो क्या इसमें क्या है? द स्पेक्टेटर्स वॉचिंग द क्रिकेट गेम हियर द साउंड ऑफ स्ट्रोक अ लिटिल लेटर देन द बैट्समैन इज सीन एक्चुअली मेकिंग इट। अब तो बैट्समैन नहीं है, अब तो नया वर्ड बैटर है, अगर आपने सुना हो बच्चों, अब बैटर यूज होता है। Yes, sir. तो क्या कह रहा है वो? कि जो लोग ग्राउंड में गेम देखने आए हैं, क्रिकेट का गेम देख रहे होते हैं, जितने भी स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, उन्हें दिख जाता है कि शॉट पहले लग गया लेकिन आवाज बाद में आई। तो उसका भी रीजन वही है, सेम है, स्पीड ऑफ लाइट वो बहुत ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड के मुकाबले। इसलिए बैट पर जो बॉल लगने की आवाज है वो बाद में आती है, और उन्हें विजिबिलिटी पहले हो जाती है, दिख पहले जाती है, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन छोड़ दीजिएगा आप लोग,
इससे कोई मसला नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, जिसे हम न्यूमेरिकल्स को कल करेंगे। आज आपका होमवर्क है, आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें और थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स करके देखें, जिनमें एक एग्जाम्पल नंबर 2 करके देखिएगा, आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 आप ट्राई, सारे ही न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 2 को मार्क कर लीजिए। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए बच्चों, 8th सबसे पहले मार्क करिए, स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता चुका हूँ, इलास्टिसिटी, Inertia. इनर्शिया और फ्रिक्शनलेस। ठीक, एक तो ये, इसके अलावा नेक्स्ट अभी देखते हैं 10 with example, name 2 kinds of, ये 2 kinds of waves, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ये टिक कर लीजिए। फिर 11th टिक करिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, 12th टिक करिए ट्रांसफर वेव्स, हाँ ये कर लीजिए कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, क्रस्ट एंड ट्रफ या ट्रफ जो आप बोलना चाहें इसको, देखिए टिक करिए। इसके बाद इधर टिक करिए फ्रीक्वेंसी, ये 20th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 7th भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, 7th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये 20th बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ वेव एंड शो इट एम्पलीट्यूड टाइम। मैंने आपसे बताया था 2 तरह के ग्राफ होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछ रहा है, जिसमें आप एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दिखाएंगे। मैंने आपसे बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा टाइम पीरियड शो करता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हमारा एम्पलीट्यूड और साथ में वेवलेंथ शो करता है। एम्पलीट्यूड दोनों ही शो करते हैं, टाइम वाला ग्राफ हमें टाइम पीरियड बताएगा और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ वाला हमारा वेवलेंथ बताएगा। टिक करिए, वेरी इंपॉर्टेंट में 21, 22 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी एक रिलेशनशिप है जो हमने की थी वो वेव वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। फिर 23rd टिक करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे तो पूरे आगे का चैप्टर ही हमारा टिका हुआ था, आपने देख ही लिया, इलास्टिसिटी और डेंसिटी। इसके बाद 24 अरेंजमेंट, गैसेस में सबसे कम स्पीड होती है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो बढ़ते हुए क्रम में लगाएं तो सबसे कम किसमें, गैसेस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड्स में, सबसे ज्यादा सॉलिड्स में। फिर 26 सिर्फ आपने रेशियो याद रखनी है, बाकी सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट है ये भी, 1:4:15। देन 28 मार्क करिए, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग पहले दिख जाती है, पेज टर्न करिए। 31 वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कौन कौन से फैक्टर दिए हुए हैं देखिए। इस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से कोई फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर ऑफ एयर से फर्क पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पे, हाँ पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर के चेंज से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मॉइस्चर से पड़ेगा, हाँ, अगर मॉइस्चर इंक्रीज होता है तो क्या होता है बच्चों, डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्पीड साउंड इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सिर्फ इफेक्ट और नो इफेक्ट पूछ रहा है, ये सेक्शन ए में आ सकते हैं इस तरह के सवाल। चेंज 32 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटे छोटे आंसर्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाले जो हमारे सेक्शन ए में आते हैं 2 मार्क्स के, उनके लिए। इसके बाद 33 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के 36 से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, कंप्रेशन के, रेयरफेक्शन के, सबके मिल जाएंगे। ठीक है, ये टिक कर लीजिए सेकंड वाला, साउंड इन एयर प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ, एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है, और लाइट ट्रांसफर वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। बस, तो इसको आज यहीं पर खत्म करते हैं, आज का सेशन।